वैक्सीनेशन के बावजूद जो कुछ लोगों को हो रहा है, वो मैं डॉक्टर साहब से पहले भी पूछी थी। मैं इसकी बायोलॉजी और साइंस को समझना चाह रही हूँ, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि एंटीबॉडीज होने के बावजूद क्यों हो रहा है। क्योंकि पूरी बीमारी और टीकाकरण से लेकर क्योर का पूरा फंडा ही यही है कि आपको एंटीबॉडीज बनाने हैं। अब एंटीबॉडीज होने के बावजूद अगर किसी को ये हो रहा है, तो बायोलॉजिकली साइंटिफिकली इसका क्या एक्सप्लेनेशन है सर? और दुबई के कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो दूसरी लहर में आप इस वक्त दे सकते हैं, बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अन्ना जी, आपका और इस प्रोग्राम का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राजस्थान फाउंडेशन का और श्री देवस श्रीवास्तव जी का, जो हम सबको एक साथ इस पैनल पे लेके आए। आपने बड़ा एक पुख्ता सवाल पूछा है कि हम ऐसा क्या यूनिक कर रहे हैं दुबई के अंदर कि तमाम जो इलाका है यहाँ पे वो नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है, और हमारी कोशिशों के करने से 95% हमारी रिकवरी रेट है। आई जस्ट वांट टू मेक वन थिंग क्लियर कि इन्फेक्शन और एंटीबॉडीज और इन सब के ऊपर हम सब वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन लोग ये चीज भूल रहे हैं कि हमें की पॉइंट्स पे फोकस करने की सख्त जरूरत है। पहली चीज, अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोविड फ्री हो गए हैं एंड आप कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे कि आप मार्केट प्लेस में, पब्लिक एरिया में जाकर अपने आप को फ्रीली मूव ऑन कर सकते हैं। ये लोगों को सब समझने की जरूरत है। दूसरी चीज जो मुझे समझ में आती है कि हिंदुस्तान में तमाम ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, तमाम ऐसी एक्सपर्टीज अवेलेबल है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन फेलियर आ रहा है, जो दूसरे मुल्कों में अच्छा देखा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब वैक्सीन लेते हैं, आप एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज ये पर्पस सर्व नहीं करती कि हमें दोबारा कोविड नहीं हो सकता, तो रिलैप्स होता है, लेकिन उसकी सिवेरिटी कम हो जाती है। जो अभी नए तरीके के जो वेरिएंट्स आए हैं, जैसे VOI, जो वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, B117, इसकी ट्रांसमिबिलिटी एज वेल एज इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। अब उसको रोकने के लिए इवन हम अगर वैक्सीन लगा रहे हैं तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स। RT-PCR के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हमको पता भी नहीं चलता है कि कोई कोविड पॉजिटिव है। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है दुबई के अंदर कि हम चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन जो हम करते हैं उसके ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं कंपेयर टू RT-PCR। मेरे अपना खुद का तजुर्बा ये है कि मैंने जितने भी लोगों को चेस्ट एक्सरे किया और उसको जब हमने उसका आकलन किया तो पता लगा कि ये एक पॉजिटिव केस हो सकता है फ्यूचर के अंदर। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इन द स्क्रीनिंग प्रोसेस। सेकेंड थिंग, जो इसकी ट्रांसमिबिलिटी है, हम सबको पता है, अभी ये बहुत डिबेट चल रहा है कि ये एयरबॉर्न है या नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये हमेशा से एयरबॉर्न था। द फॉर्मेशन ऑफ एरोजोल जब बन जाता है, जिसके अंदर पार्टिकुलेट होता है, वो डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज पे। अगर वो पार्टिकल साइज बड़ी होती है तो 1 या 2 मीटर की दूरी पे जाके गिर जाता है, लेकिन अगर वो पार्टिकल साइज छोटा होगा तो वो ट्रांसमिट ज्यादा देर तक हो सकता है। इसलिए हम शुरू से ये बोलते आ रहे हैं कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फुट या 2 मीटर का रखें और मास्क को लगाएं। एक और चीज मैं नोटिफाई करना चाहता हूं कि हमारे भारत के अंदर जो मास्क हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो इतने ज्यादा बल्क में बन रहे हैं कि उनकी क्वालिटी के ऊपर कोई भी गौर नहीं कर पा रहा है। उनकी क्वालिटी इतनी डिप्राइव्ड है कि आर दे सुटेबल कि हम इस स्प्रेड को रोक सकें। क्योंकि 3 लेयर मास्क और 5 लेयर मास्क की जो क्वालिटी मैंने देखी है, ठीक है, वो इतनी स्पेसिफिकली बहुत एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। कुछ एक ऐसी चीजें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि डेफिनेटली ये एयरबॉर्न स्प्रेड होता है, कंसील्ड एंड कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर स्प्रेड होता है। तो और कुछ चीजें जो हमें भारत में करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर स्प्रेड को, जो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग जो रेफर करती है, वो ये बोलती है कि वी नीड टू लुक इनटू द कन्फाइंड स्पेसेस। लॉकडाउन जोन वाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन को खोलने के बाद में जो वापस रिलैप्सेस आ रहे हैं उसको रोकने पे हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जैसे आपका खुद का अपना टीवी चैनल है, वहाँ पे कोई संक्रमित होता है तो हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं? तो वी कैन फोकस ऑन एयर फिल्टर्स, पोर्टेबल फिल्ट्रेशन यूनिट्स हो गई, अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी को लेके आना। आजकल एक नया चीज आया है UL-867 आयोनाइजेशन, विच इज फोकसिंग ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनिंग। अगर हम इस सिस्टम्स को इन तमाम वर्क प्लेसेस पे लेके आएंगे तो हम युवाओं को और ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आप स्ट्रेंजली अगर आप देखें तो अभी जो नया स्ट्रेन आया है वो युवाओं को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि युवा एक ऐसी हमारी कम्युनिटी है, एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिसेंट है। क्योंकि उनके दिमाग में हमने ये फीडिंग कर दिया था शुरुआत के अंदर कि यूथ के अंदर ये कोई असर नहीं करता है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। ये सबको उतना ही इक्वली असर करता है। वैक्सीनेशन की सख्त जरूरत है इसकी, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक हमारा होप है अभी, और इसको लगाने के बाद में आपको इन्फेक्शन हो सकता है और आपको सिम्टम्स आ भी सकते हैं और ना भी आए, लेकिन आप फिर भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन की सिवियरिटी जो है वो काफी रिड्यूस हो जाएगी।